बच्चों, वेलकम टू द बैक बेंचर सीरीज। मैं हूं आपकी मेंटर फिजा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 का अपना सोशल साइंस का सिविक्स का पहला टॉपिक। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पहले टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और अब बारी आ गई हमारे सिविक्स के पहले टॉपिक की, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत ही ज्यादा ट्रिकी लगता है, डिफिकल्ट लगता है। तो ऐसी कोई इसमें बात नहीं है, ठीक है। हाँ, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि भाई थोड़े थोड़े टर्म्स होते हैं इसमें जो ट्रिकी लग सकते हैं, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सारे टर्म्स आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। वन शॉट होने वाला है तो बटन लेने की जरूरत भी नहीं है। बस आपको एक काम करना है, आपको अपनी कॉपी निकालनी है, आज की डेट डालनी है और चैप्टर का नाम डालना है। और चैप्टर का नाम क्या होने वाला है भाई? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस टॉपिक का नाम डालने के बाद आपको जितना भी कुछ पढ़ाया जाए, जितना भी मैं समझाती जाऊं, उसको अपने वर्ड्स में नोट डाउन करना है। नोट टिपा टापी, नोट छापा छापी, मेरे वर्ड्स नोट नहीं करोगे, अपने वर्ड्स लिखोगे, खुद के लैंग्वेज में नोट्स बनाना सीखो। चलो भाई, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमें जानना बहुत जरूरी है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे देश के संविधान के बारे में। ये संविधान क्या है, ये देश का संविधान होता क्या है, इसको थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, इसका बेसिक है क्या। ठीक है, चलो हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, आपके स्कूल की बात करते हैं। आपका स्कूल है, ठीक है। सपोज करो भाई, आप मतलब सपोज क्या करो भाई, आपका बहुत बड़ा सा स्कूल है, ठीक है। उसमें कितने सारे टीचर्स काम करते हैं, एक प्रिंसिपल भी है, ठीक है। एक हेड ऑफ डायरेक्टर होगा, मैनेजर होगा, कोऑर्डिनेटर होगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर पढ़ाते भी हैं। तो एक पूरा सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ओके। और सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स हैं, रूल्स है कि नहीं है? रूल्स फॉर प्रिंसिपल्स ऑल्सो, रूल्स फॉर मैनेजर ऑल्सो, रूल्स फॉर टीचर्स ऑल्सो एंड स्ट्रिक्ट रूल फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। हमारे ऊपर रूल्स ज्यादा है, वो बात अलग है। चलो भाई, अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल पर क्या क्या रूल होते हैं। प्रिंसिपल मतलब लाइक, अब हम लोग सोचते हैं भाई प्रिंसिपल तो बहुत अच्छी पोस्ट होती है भाई, मतलब आराम से मस्त एसी वाले रूम में बैठना, नहीं। उनके कुछ रूल्स इन द सेंस, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी दी जाती है जो उनको टाइम टू टाइम कवर करनी होती है, कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। देन सारे टीचर्स, जितने भी स्कूल के टीचर हैं, उनको मैनेज करना होता है, कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करना होता है और उनको बताना होता है कि टीचर को ये बताएं, वो बताएं, ये करवा सकते हैं, वो करवा सकते हैं। स्कूल में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, उसकी भी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है, किससे क्या क्या करवाना है, ओके। देन बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स के पास अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइम टू टाइम आना। रूल नंबर 1, टाइम अगर आपको दिया गया है कि भाई 2 बजे बच्चों की छुट्टी होगी, उसके पहले आप नहीं जा सकते, उसके थोड़ी देर बाद रुक के काम करना होगा। रूल नंबर 2, आपको सिलेबस कंप्लीट कराना होगा टाइम टू टाइम, ठीक है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, सिलेबस के साथ साथ आपको क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, शीट बनानी है, तो बहुत सारे रूल। और बच्चों पे तो भाई आपको पता है, और अजीब अजीब से रूल, 2 छोटी बना के आओ, एंड अच्छे स्कर्ट लंबी होनी चाहिए आपकी, ओके। आप शर्ट ऐसे बाहर नहीं कर सकते, टाई को अच्छे से, मतलब लाइक अजीब अजीब से रूल, नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए, ये वो, ओके। तो ये सारे रूल्स की वजह से एक स्कूल सिस्टमैटिक वे से चलता है। अगर आपके स्कूल में ये रूल ना होता है कि टीचर टाइम टू टाइम है, तो टीचर भाई अपने पे आती है, बच्चे 8 बजे आके बैठे रहते हो, टीचर 9 बजे आती है आराम से, तो क्या सारी चीजें सिस्टमैटिक वे से चल पाती? नहीं, बहुत ज्यादा केओस मच जाता। अब सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहां पर रूल्स ना हो तो इतना ज्यादा केओस मच सकता है। वैसे ही हमारे पूरे देश में कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल, कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स ना हो तो कितना ज्यादा केओस मच जाएगा हमारे इतने बड़े देश में, ओके। तो हमारे इतने बड़े देश में जहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उसको संभालने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कम्युनिटी बना के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बर्थ दिया, ओके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशन, कुछ आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे ना, आर्टिकल्स ये, आर्टिकल वो, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स आते हैं जिसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल लिखे होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सारी चीजें लिखी रहती हैं कि भाई, और हम लोग सेफली
सेफली विदाउट डिपेंडेंसी ऑफ अदर कंट्री, ठीक है, अदर कंट्री पे हम लोग डिपेंड नहीं है, एंड हम लोग अपनी लाइफ खुद से जी सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है। दिस इज बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। ओके चलो भाई अब इसको डिटेल में जानते हैं। बेसिक से इंट्रोडक्शन ले लिया है भाई, अब ऐसा पढ़ना क्या है, ठीक है, हमें ये पहले चीज जाननी है कि इसमें पढ़ क्या सकते हैं। पढ़ क्या सकते क्या है भाई, पढ़ना ही है, सारी चीजें पढ़नी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बेसिक सी चीज। अच्छा हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों नीड है भाई, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों नीड है। ओके देन द थर्ड वन इज द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी हमारा एक बहुत बड़ी बात है जानने के लिए कि भाई हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, की फीचर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इसमें भी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं, और लास्टली द प्रीएम्बल पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मेन टॉपिक्स है, इसको मिस मत करना, तभी मैंने कहा है कि वीडियो को शुरुआत से एंड तक पूरी देखना है, कुछ भी पार्ट मिस नहीं करना है। चलो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो भाई हमें पता है, अच्छा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा आप लोग का बर्थडे कब होता है, मुझे लाइक कमेंट बता दो जल्दी से कमेंट से बताओ कि बर्थडे कब होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थडे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थडे होता है, हम लोग हर साल 26 नवंबर को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली फर्निश बन के तैयार हो गया था। ओके इसलिए हम लोग 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री इंडिया का सुप्रीम लॉ है। लाइक उससे बड़ा अगर हम लोग लाइक अगर रूल्स की बात करें, रेगुलेशन जो हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, सबको सबकी ड्यूटी बताना, प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटी है, प्रेसिडेंट की क्या ड्यूटी है, देन कैबिनेट मिनिस्टर की क्या ड्यूटी है, और बहुत एक कंट्री को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ओके ये कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल कंटेन करता है कि कैसे एक नेशन को हम लोग गवर्न कर सकते हैं और कैसे एक नेशन स्मूथली रन किया जा सकता है, उसके प्रिंसिपल और उसके कुछ बेसिक रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ओके ये हमारे फंडामेंटल राइट्स, जितने भी सिटीजन हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड, किसी भी रिलीजन, किसी भी मतलब लाइक कंट्री में किसी भी जगह से हो, किसी भी प्लेस से हो, उनके सबके फंडामेंटल राइट्स, उनकी पावर्स, ठीक है, गवर्नमेंट की भी पावर। ऐसा नहीं, आप देखो बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि भाई पीएम है, देश के पीएम है, कुछ भी कर सकते हैं, उनका जैसा मन करे, नहीं, उनके ऊपर जो लॉज है ना, वो लॉज उनको रोक के रखते हैं, वो उनको बताते हैं, वो लॉज ही उनको बताते हैं कि उनके पास क्या क्या पावर है, क्या क्या पावर नहीं है। ओके तो गवर्नमेंट को भी अपने रूल्स और लॉज बताता है, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर देता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होना चाहिए, किसके पास क्या ड्यूटी है, किसके पास क्या ड्यूटी है, ठीक है। तो यही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स, कुछ बेसिक प्रिंसिपल दिए गए हैं जो हमें बताते हैं कि हमें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया क्या करना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया क्या करना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट को कैसे एक कंट्री स्मूथली रन कराना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, याद रखना ये बात पूछा जाता है। चलो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों नीड है, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों नीड है हमें इसकी, ठीक है, क्या क्या बात है, क्या खास बात है, क्योंकि हमें ये बताता है, कुछ आइडल्स बताता है, कुछ वैल्यू बताता है, हमारे नेशन की क्या वैल्यू है, क्या आइडल है हमारे नेशन का, ठीक है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हमारे इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट फॉलो हो रही है, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो हो रही है, गवर्नमेंट कैसी है, सेकुलर है, ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो करती है, सारी चीजें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है। हमें क्या किसी भी बड़े नेता, किसी भी बड़े पॉलिटिशियन को उनकी पावर का मिसयूज करने से बचाता है, ठीक है। अब भाई नेता हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, सपोज कर लो, देखो मैं फॉर एन एग्जांपल एक बात बता रही हूँ, जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, दे आर ऑन द
हायर पोस्ट, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ भी राइट है वो कुछ भी करेंगे, नहीं, उनके पास जो पावर है वही पावर का वो यूज कर सकते हैं। उनकी पावर का मिस यूज करने पर कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बताता है कि उनको क्या क्या उनके साथ करना चाहिए, कौन सजा देनी चाहिए, और उनको उनकी प्लेस से रिप्लेस भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हमारे सिटीजन, जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना हमारे पास आज राइट है, ठीक है। बाल मजदूरी नहीं करा सकते आप किसी से, ठीक है। देन आप बच्चों को पढ़ने का राइट है, हम बच्चों को पढ़ने का राइट है, ठीक है। आप किसी को भी ऐसे नहीं जैसे कि ह्यूमिलेशन होता है, ठीक है, किसी के पास किसी के साथ मार दाड़ नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। किसी को हार्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी की प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है। राइट टू स्पीक, हम अपनी ओपिनियन रख सकते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। और हमारे इंडिया में पूरी कंट्री में पीस और यूनिटी मेंटेन रखता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रिंसिपल, कुछ ऐसे रूल्स और कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि पीस, यूनिटी और हार्मनी को ही मेंटेन करने को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग, कैसे बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से ये आइडिया अडॉप्ट हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है। कुछ भाई रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं जो कि हमें बताती हैं कि भाई हमारी कंट्री कैसे एक स्मूथ कंट्री बन सकती है, मतलब स्मूथली रनिंग कंट्री बन सकती है, ठीक है। चलो भाई, अब मैं एक इंसान की बात बताने वाली हूँ कि भाई ये आइडिया आया कहाँ से, ये किस इंसान ने दिया था। तो 1934 की बात करें हम लोग, 1934 की बात करें तो M.N. रॉय, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने आइडिया प्रपोज किया कि भाई हमारे देश का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि वी वर अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, ब्रिटिश अपने वे से चला रहे थे हमें, ठीक है। लेकिन वी गॉट टू नो कि भाई हमारे देश को जब आजादी मिलेगी तो हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा केओस मच जाएगा, विदाउट एनी रूल, विदाउट एनी रेगुलेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सोचा, ठीक है, हमने लिया कुछ ब्रिटिशर्स के हमारे ऊपर कुछ रूल चल रहे थे, ठीक है, कुछ आइडिया हम लोगों ने वहां से उठाया। देन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, जिसके चेयरपर्सन थे हमारे बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और मतलब वो तो चेयरपर्सन थे, उनके साथ जितने ही मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन सारे मेंबर्स थे, और उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्कशन करने के बाद और बहुत सारी चीजें अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लेने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, ओके। कब अडॉप्ट हुआ था, मतलब कि पूरा बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949, ठीक है। फिर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को इसको क्या करेंगे, इसको इन इफेक्ट लाएंगे, ठीक है, मतलब लाइक ऐसा होता है ना, इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। 1950 26 जनवरी 1950 इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसीलिए हम लोग उस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ओके। हम लोग को पता है भाई ये जिस दिन इफेक्ट में आया था, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट हुआ था, उसी दिन हम लोगों ने, पूरे देश ने हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट इंडिया माना था, और वहां से ही हमारा खुद का संविधान लॉन्च हुआ था, ठीक है। चेयरपर्सन कौन थे, चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। अच्छा, जितने भी मेंबर्स थे, अब देखो ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई कि भाई देखते हुए सबके, अच्छा, जब हम ब्रिटिश रूल में थे तो हमें पता है कि भाई हमारे पास खुद के कोई राइट्स नहीं थे, ठीक है। तो हमारे जितने भी चेयरपर्सन और उनके साथ जितने भी मेंबर थे, तो उनका एक ही एम था कि भाई हमें अपने राइट्स देना, ठीक है, सारे सिटीजन के पास उनके राइट होने चाहिए। दूसरी बात, हमारे जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दैट इज फ्रॉम द वेरी लो कास्ट, ठीक है, दलित थे वो।
लो कास्ट से थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंश्योर कराया कि जितने भी लो कास्ट के लोग हैं, ठीक है, तो उनको क्या कराया जाएगा, जितने भी मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको भी एक उनकी आइडेंटिटी दी जाएगी, पहचान दी जाएगी। तो उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग रूल निकाले ताकि उनको पिछड़ा फील ना हो, ठीक है। देन अलग अलग रिलीजन के लोग थे, अलग अलग रीजन के लोग थे, अलग अलग कास्ट के लोग थे, अलग अलग बिलीफ के लोग थे, ताकि सारे लोग, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने भी लोग हैं, सारे लोग अपना ओपिनियन रख के सबके लिए लॉ बना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ सिर्फ एक ही रिलीजन, एक ही रीजन के लिए, एक ही कास्ट के लिए, नहीं, सबके लिए है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी में वो सारे सेक्ट के या फिर बोल सकते हैं सारे टाइप के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स मौजूद थे। चलो भाई, अच्छा मुझे कमेंट में एक बात बताना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी होने में कितने दिन लगे। अब ये बात अगर तुम सर्च करके बताओगे तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर तुम्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है, सर्च करके बताओगे तब भी अच्छी बात है, तुम्हें याद हो जाएगा, एटलीस्ट उसको अपनी कॉपी में लिख लेना और हाईलाइट कर लेना, ठीक है। कितने साल, कितने महीने और कितने दिन लगे, ये मुझे कमेंट करके बताओ, मैं सारी बातें नहीं बताऊंगी। चलो बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर की, ठीक है। की फीचर, व्हाट इज द की फीचर? की फीचर इन द सेंस कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सबसे पहली बात करें हम लोग फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या स्टेट करता है, ठीक है। अब फेडरलिज्म हमें बताता है कि भाई हमारे जितने भी गवर्नमेंट के पास पावर हैं, दैट इज डिवाइडेड, इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे इंडिया के पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पावर्स कैसे कैसे लोगों में बटी हैं, नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर में कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स और सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म? अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की फीचर है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बात तो ये बताना है कि हम अपनी कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट कैसे करेंगे, ठीक है, गवर्न कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात वही बताई गई है फेडरलिज्म के बारे में कि भाई हमारे इंडिया में जो पावर्स होंगी, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएंगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्यों आएंगी? क्योंकि हमारा इंडिया बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रली सबको गवर्न करेगा पूरे इंडिया को, देन स्टेट गवर्नमेंट आएंगी जो स्टेट्स को देखेंगी, पर्टिकुलर स्टेट्स को देखेंगी। तो उनके डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है फेडरलिज्म में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी, ठीक है। जैसे कि भाई सेंट्रल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स संभालेगा, ठीक है, स्टेट अपने स्टेट की पुलिस, एग्रीकल्चर और सारी चीजें संभालेगा। ओके, ये सारे पार्ट की बात कहाँ की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में ही की गई है। और कि क्या फेडरलिज्म क्या इंश्योर कराता है? दैट इंश्योर द यूनिटी विद डाइवर्सिटी, ठीक है, कि भाई सारा सेंट्रल स्टेट और जितने भी स्टेट के लोग हैं, सारे स्टेट्स के लोग, सारे स्टेट्स जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, सारे स्टेट्स के लोग यूनाइट होके रहें, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी। अब अलग अलग रीजन के लोग हैं, उनके अलग अलग लैंग्वेज है, तो वो सारे लोग यूनाइट करके रहें, इसीलिए हम लोगों ने इक्वल राइट सबको दिए हैं। और फेडरलिज्म में यही बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है। आगे बढ़ते हैं, आगे है भाई हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अरे क्या हो रहा है भाई, रुक जाओ भाई, इसको सही कर लेते हैं। हाँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा है भाई। अच्छा नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने, अभी मुझे पढ़ाना है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चैप्टर भी है, ठीक है, जिसमें हम सारे कुछ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे A to Z। लेकिन अभी यहाँ पर जानते हैं कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि जितने भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? वो अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये राइट्स है कि हमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट में, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, हर वार्ड का, हर ब्लॉक का अलग अलग मेंबर होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं और हमें अच्छा लगता है कि हमारे लिए कौन कौन सा जो कैंडिडेट है, कौन अच्छा काम कर सकता है, हम उसको इलेक्ट कर सकते हैं। वी हैव द राइट। ओके, पार्लियामेंट मेक लॉज, जैसे कि हमें पता है पार्लियामेंट हाउस दैट मेक लॉज, और उसको क्या करता है भाई? हमारे कंट्री के बेनिफिट के लिए काम करता है, अमेंडमेंट्स करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमारे कंट्री को स्मूथली रन करने की और हमारे बेनिफिट के लिए बात करता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या बनाता है? हमारे लिए लॉज बनाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट में जितना भी डिस्कशन होगा, ठीक है, वो किसकी निगरानी में होगा, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो जितना भी काम होगा, सबसे मेन काम भाई प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम हम लोग क्या सोचते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी क्या ही काम करते होंगे, दिन भर इधर से उधर जा रहे हैं, नहीं, प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारा काम होता है, पूरी कंट्री को रन करना है। कंट्री सोच रहे हो, कंट्री, ठीक है, हमारे वर्ल्ड में एक कंट्री है, बड़ी सी कंट्री है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, उसको संभालना है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके अकाउंटेबल होते हैं भाई, पार्लियामेंट के अकाउंटेबल होते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। चलो अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। अब हमने एक स्टेट की बात कर लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल स्टेट है, ठीक है। अब पार्लियामेंट ने लॉ तो बना लिया है, ठीक है, लेजिस्लेचर तो हो गया है, लेकिन उसके बाद क्या क्या होता है भाई, देखो देखो सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे कि लेजिस्लेचर में कौन आता है, पार्लियामेंट आते हैं, इसमें कि 2 हाउस आते हैं, राज्यसभा लोकसभा, वो क्या बनाएंगे, लॉज बनाएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या कराते हैं, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या कराते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट, जो लॉ बन गया है वो लॉ को हमारे पास इंट्रोड्यूस करते हैं और हमारे पास क्या कराते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं। जुडिशरी, जुडिशरी इंटरप्रेट्स करता है, मतलब कि उसको हमें एक सेफ गार्ड देता है, या फिर वो बात करें लॉस को, क्या करता है, लॉस करने के बाद जैसे कि इम्प्लीमेंट हो गए, ठीक है, तो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसमें पुलिस, आर्मी, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। देन ये भी बताता है कि भाई कोई भी अपने पावर का मिस यूज ना करे, किसके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ठीक है। जुडिशरी में पुलिस आती है, कोर्ट्स भी आते हैं, ताकि हमारे लॉस का अगर मिस यूज हो पाए तो उसको हम लोग जस्टिस दिला पाए। जुडिशरी की बात कर रहे थे। चलो फंडामेंटल राइट्स, हमें पता है हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी, सारे सिटीजन को इक्वली ट्रीट करना है, सिटीजन्स इन स्पाइट ऑफ देयर रीजन, रिलीजन, कास्ट, क्रीड एटसेट्रा, ठीक है। इस बेसिस पर उनको क्या करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना, उनको इक्वली ट्रीट करना है। जेंडर भी आता है, बहुत सारी चीज आती है। राइट टू फ्रीडम, वी आर फ्री टू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री, ठीक है। वी डोंट रिक्वायर्ड एनी, ओनली हमें परमिशन की जरूरत होती है, बट नो बडी कैन स्टॉप अस कि भाई हम लोग यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, ठीक है। वी हैव द फ्रीडम टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एज वेल एज द कंट्री, ठीक है। फिर थर्ड बात करें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें हमारे ह्यूमन राइट्स को, जैसे कि भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, लोग चाइल्ड लेबरिंग होती है, या फिर लोगों एक दूसरे को बेच देते हैं, या फिर कोई भी ह्यूमन का मिसयूज, एनिमल का मिसयूज नहीं कर सकता, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, हमें उसका भी राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इफ वी आर बोर्न इन डिफरेंट रिलीजन एंड वी वांट टू कन्वर्ट इनटू सम अदर रिलीजन, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, उसका भी राइट हमें कहाँ पर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट, हमें पूरा राइट है कि भाई हम अपने कल्चर, अपनी एजुकेशन पूरा कर सके, कल्चर को फॉलो कर सके, ठीक है। नेक्स्ट राइट, द लास्ट राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर कोई भी हमारे राइट को जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं यहाँ पर पांचों, उनको लाइक वायलेट करने की कोशिश करता है, तो वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हम लोग उसके कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। हमें कोई भी फ्रीडम लेने से नहीं रोक सकता, हमें भी कोई भी अनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकता। अनटचेबिलिटी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। हम कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करे, कोई भी चाइल्ड रेपिंग करे, हमारे रिलीजन में फ्रीडम ना दे हमें, ठीक है, कोई अलग धर्म अपनाने की से रोके नहीं, हमें एजुकेशन लेने से रोक रहा है, तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दिस इज ऑल द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट फंडामेंटल राइट्स। चलो बात करते हैं सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म को समझना, अच्छा ये जो कुछ टर्म है, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, बच्चों को यही टर्म टफ लगते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने बताया था कि सारे टर्म्स की हेडिंग डाल के सारे टर्म्स अपने वर्ड्स में लिखो। चलो अच्छा, हमें पता है कि इंडिया कोई भी ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंटाइज्ड ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है।
तो भाई हमारा इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, वेयर ऑल द रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। सिटीजन फ्री है भाई टू फॉलो एनी रिलीजन, ओके, बहुत बड़ी बात है। और जो गवर्नमेंट है वो सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करती है। और हाँ, रूल ऑफ लॉ आप लोगों ने पढ़ी है कि भाई कोई भी इंसान पहले, उसके पहले कोई भी इंसान हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड, किसी भी जेंडर, उसके पहले लॉ आता है, ठीक है। सबसे पहले अगर उसने वो काम किया है तो उसकी सजा मिलेगी, तब उससे पूछा जाएगा तुम्हारा नाम क्या है, ओके। ये अच्छा एग्जांपल है, समझ सकते हो। चलो, फेस्टिवल्स ऑफ फोर रिलीजन सेलिब्रेटेड इन इंडिया, एज इंडिया इज सेकुलर कंट्री, तो वी कैन नॉट से कि भाई ये धर्म का है, वो धर्म का है, ये हमें नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। वी ऑल आर लिविंग इन द सेकुलर कंट्री एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, ओके। चलो, The Constitution as a living documents। अच्छा, बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, अब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बार में लिख दिया गया है तो अब उसके बाद कुछ नहीं होगा। जैसे हम लोग बात करें बहुत सारे पुराने लोगों के ख्यालात के अकॉर्डिंग, सबसे पहले जो बात करें हम लोग, सती प्रथा चलती थी, ठीक है। तो सती प्रथा हम लोग तब फॉलो करते थे, वी इंडियंस तब फॉलो करते थे जब हमें उतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। आई डोंट नो कि इट इज मेंशन इन एनी ऑफ द रिलीजन बुक और नॉट, बट हम लोग सती परफॉर्म करते थे जहां पर एक विडो को जिंदा जिंदा जला दिया जाता था अगर उसका हस्बैंड मर जाता था। बट उसके बाद हमने चेंजेस लाया, हमें लगा कि भाई ये बहुत ज्यादा ही लाइक इनटॉलरेट हरकत है, ओके, ये नहीं करना चाहिए। तो वैसे हम लोग बहुत सारे चेंज करते रहे, ये तो एक एग्जांपल था। हम लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए, ठीक है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी है वैसा नहीं है कि भाई वही फॉलो करना चाहिए, तो चेंजेस भी करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग डेवलप हो रहे हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, चेंजेस करना चाहिए। तभी हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि भाई हम अभी भी उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी अपने नीड के अकॉर्डिंग, कोई भी नहीं, अगर पूरे देश को लगता है कि उसकी ये नीड है, ये कुछ ये राइट्स होने चाहिए उसके पास, तो हम लोग उसमें भी चेंजेस ला सकते हैं। बात करें कुछ एग्जांपल है, 73rd अमेंडमेंट कब हुआ था, 1992 में, जहां पर पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अब देखो भाई, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तो हो गई, अब लोकल गवर्नमेंट के अंदर हम लोगों ने देखा कि विलेज के भी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी जस्टिस चाहिए, दे कैन नॉट गो टू द स्टेट गवर्नमेंट, और वो अपने एरिया ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट तक नहीं जा सकते, तो पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। देन 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ, जहां पर हमें सारे बच्चों को राइट टू एजुकेशन दी। above 14 ईयर सॉरी बिलो 14 ईयर हैज द राइट टू एजुकेट देमसेल्फ, ठीक है, उनके पास एजुकेशन का पूरा राइट है, नोबडी कैन स्टॉप देम। चलो, तो हमें पता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिग्निफिकेंस बोले तो भैया इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, हमारी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। नोबडी कैन, अच्छा, हमारे इंडिपेंडेंस, फाइनली इंडिपेंडेंस होने के बाद किसी भी कंट्री ने हमारे पर इन्वेड नहीं किया, क्योंकि वी आर सेल्फ सफिशिएंट एंड वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, और कोई भी कंट्री हमारे ऊपर इन्वेड नहीं कर सकती है, ठीक है। वैसा वाला इन्वेड नहीं किया है कि भाई पूरी तरीके से कब्जा कर लिया हो, क्यों नहीं किया है, क्योंकि अब वी आर लाइक एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। हमारे ऊपर कोई भी किसी का रूल इम्प्लाई नहीं होता सिवाय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, याद रखनी ये बात, ओके। हमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ठीक है, सारी चीजें कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तभी इसी की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से हमारे इंडिया में हार्मनी, यूनिटी और पीस बरकरार है। चलो, यही लास्ट वाला पॉइंट कहता है, यूनिटी इंटेग्रिटी हमारे नेशन की क्या कर सकता है, मेंटेन करके रखता है। चलो, अब बात करनी है द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, प्रियम्बल। अच्छा, प्रियम्बल को स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक से इंट्रोडक्शन देती हूँ, व्हाट इज प्रियम्बल अबाउट। सबसे पहले पानी पी लेते हैं भाई, गला सूख गया है। चलो, बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में। अच्छा, प्रियम्बल को समझने से पहले ये समझो
तुम्हारी कोई भी बुक है, अभी कोई भी बुक तुम्हारे पास रख के उसको खोलो, उसका पहला पन्ना खोलो, दूसरा पन्ना खोलो, तीसरा पन्ना खोलो, इन 3 पन्नों के बीच में ही, मतलब 3 पन्नों में से किसी एक पन्ने में प्रीफेस होगा, प्रीफेस होगा या फिर कुछ अलग नाम से भी होगा, मेनली इट इज कॉल्ड एज प्रीफेस। अब वो प्रीफेस बता रहे हैं कि उस बुक में क्या क्या है, व्हाट बुक इज अबाउट, और क्या क्या डिटेल मेंशन है बुक में, वो सारी चीजें समरी के फॉर्म में हैं। वैसे ही हमारा होता है प्रियम्बल। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्टरी पेज है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रिंसिपल एक बार में ही स्टेट कर लेता है और बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। चलो देखते हैं प्रियम्बल क्या कह रहा है। द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into the sovereign, socialist, secular, democratic republic। हम जो पीपल हैं भाई इंडिया के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने दिल से अपनाते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी इंडिया, मतलब इंडिया हमारा जो इंडिया है, ठीक है, उसको सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया है। ठीक है, सोवरेन बोले तो एक इंडिपेंडेंट नेशन जो किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है। सोशलिस्ट बोले तो भाई जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सबके पास अपनी अलग अलग लाइक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके साथ कोई भी इक्वालिटी, वेल्थ के मामले में इनइक्वालिटी नहीं की गई है। सेकुलर बोले तो हम सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट भी देते हैं इंडिया। डेमोक्रेटिक बोले तो गवर्नमेंट बाय द पीपल है, हम लोगों से ही गवर्नमेंट चल रही है। रिपब्लिक बोले तो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, और हमारी सहमति के साथ ही हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है, हमने उनको इलेक्ट किया है। गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लास्ट 2 हेडिंग स्टेट्स, और सारी हेडिंग्स बता रही हैं किस तरीके की कंट्री में रहते हैं, और यही पूरा मेंशन है हमारे किस में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। प्रियम्बल इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन एज द सेकुलर, एज द सोवरेन, एज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो भाई हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपना, अच्छा हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स, अच्छा ये सारी चीजें हम लोग को डिटेल में अभी इसलिए नहीं बढ़ाई गई है क्योंकि इट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। आप हायर क्लास में जाओगे तो हायर चीजें पढ़ाई जाएंगे, कुछ बहुत सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, किस आर्टिकल में क्या मेंशन है, आर्टिकल्स कैसे होते हैं, सारी चीजें। अभी के लिए आपको इतना ही पढ़ना है, फिलहाल ही चैप्टर खत्म होता है, और चैप्टर में बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अ मेयर लॉर्ड्स डॉक्यूमेंट, इट्स अ व्हीकल ऑफ लाइफ। हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है भाई, इट्स अ व्हीकल ऑफ लाइफ। विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन हमारी लाइफ एक बहुत ही क्योटिक लाइफ बन जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट देखने के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही जरूरी है जितने हमारे लाइफ में हमारे खुद के रूल्स। ठीक है, तो हमारे एक कंट्री को ही नहीं, सारे सिटीजन को स्मूथली चलने के लिए विदाउट एनी क्योर्स कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज्यादा नीड है। ये किसने बोला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलो भाई, चैप्टर यहीं पर ओवर होता है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट से बताना, नोट्स जरूर बना लेना, और ऐसे ही पढ़ते रहो, हेल्दी रहो और खाते पीते रहो। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट अच्छे कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपको फ्रेंड्स को भी नीड हो तो चैनल को शेयर जरूर कर देना। इसके कुछ क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, नोट्स चाहिए तो कमेंट उसके लिए भी कर देना, वी विल पर्सनली सेंड यू। ओके, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।